Hello students, today we'll be discussing our next topic, that is secondary sexual characteristics. In the chapter Reaching the Age of Adolescence, we have already studied about some changes during the puberty, and also we have studied the definition of adolescence and the puberty. Okay, let's recall the changes. We discussed about increase in height. ये एक चेंज था कि हाइट इंक्रीज हो जाती है. इनिशियली गर्ल्स की हाइट एंड बॉयज की हाइट बराबर ही होती है. इवन गर्ल्स ज्यादा टॉल दिखती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि गर्ल्स की हाइट रुक जाती है, मतलब ग्रोथ कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, बट बॉयज में अचानक से ये बढ़ जाती है. ये चेंज हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका है. नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप. बॉयज एंड गर्ल्स के दोनों के बॉडी शेप में डिफरेंस आते हैं. देन नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस. वॉइस में हमने एडम सेपल की बात की थी ना, बॉयज एंड गर्ल्स की वॉइस में डिफरेंस आ जाते हैं. जैसे कि गर्ल्स हाई पिच वॉइस होती है उनकी, एंड बॉयज की कैसी डीप वॉइस होती है. ये सारे चेंजेस कब हो रहे हैं? एट द एज ऑफ 12 और 13, मीन्स दैट इज द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी. ओके. एंड इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड. ये भी हमने डिस्कस किया था कैसे स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस, दैट इज ऑयल ग्लैंड, वो ज्यादा सिक्रीशन करते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स ऑर्गन, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी एंड टेस्टिस, की वो भी डेवलप हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट सिंथेसाइजिंग स्पर्म एंड रिलीजिंग ओवा. अब नेक्स्ट आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट विल बी आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर दीज कैरेक्टर्स. मीन्स ओके, हियर वी हैव रिटन सम कैरेक्टर्स, है ना. हम कुछ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये कुछ ऐसे चेंजेस ही होंगे. कैरेक्टर का मतलब क्या है? कोई तो ऐसा चेंज होगा. ठीक है. किसकी वजह से? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की. कोई तो ऐसा चेंज है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपीयर हो रहा है. तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका प्यूबर्टी ही है. ठीक है. प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे ही कुछ और चेंजेस हम देखेंगे. ये जितने भी चेंजेस हमने पहले देखे थे, इनके अलावा कुछ और चेंजेस हम देखेंगे जो कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? Those characters which help to distinguish between male and female. ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे हमें ये पता चलता है द इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल. सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मेल और फीमेल के बीच का फर्क नजर आता है बिकॉज ऑफ दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. अब हम ये होते क्या है, अब हम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में अलग अलग डिस्कस करेंगे. ओके. एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कुछ चेंजेस बॉयज में आएंगे एंड कुछ चेंजेस गर्ल्स में आएंगे. इन चेंजेस के अलावा, ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की. नाउ विल डिस्कस द चेंजेस इन द बॉयज. ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स. जो फेशियल मतलब ऐसा समझो फेस पे कुछ हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, और बॉयज में पता है वो हेयर क्या होंगे, या तो वो दाढ़ी होगी या वो मूछ होगी, है ना. तो इसको हमने एक साथ लिख दिया है, दैट इज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. मुस्टेच एंड बियर्ड, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड चेस्ट पे भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज हेयर ऑन चेस्ट. ये चेंजेस आ रहे हैं कब? ये कैसे चेंजेस कहला रहे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये चीजें स्टार्ट हो गई है, मतलब कि ये ग्रोथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है. हम बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस वजह से है, क्या रीजन है इसके पीछे. हेयर ग्रो इन अंडर आर्म एंड प्यूबिक रीजन. अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन में भी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. These are some changes which appear in boys at the age of puberty. ठीक है. प्यूबर्टी के टाइम पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दिखाई देते हैं बॉयज में, एंड कलेक्टिवली वी कॉल देम एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसी के बेस पे तो हमें पता लगेगा. देखो डेफिनेशन क्या लिखी है हमने, दोज कैरेक्टर्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल. ऐसे कैरेक्टर्स जो मेल एंड फीमेल में डिफरेंस बताते हो वो कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो साफ साफ जो डिफरेंस है वो नजर आ रहा है ना, कि दाढ़ी मूछ बॉयज में होती है, तो हम बता सकते हैं दाढ़ी मूछ देखकर कि हाँ ये एक बॉय है. तो आप इस बात को समझ रहे हो कि ये सारे पॉइंट हम क्यों लिख रहे हैं? हम सिर्फ इस एक लाइन को डिफाइन करने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं. ठीक है. ओके. नाउ देयर विल बी सम चेंजेस इन गर्ल्स ऑल्सो. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हेयर्स ग्रोइंग अंडर आर्म एंड प्यूबिक एरिया. गर्ल्स में भी कुछ चेंजेस नजर आएंगे. ठीक है. जिसके बेसिस पे हम उनको बॉयज से डिफरेंशिएट कर पाएंगे. तो कलेक्टिवली दीज वर सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं 2 नंबर में. ठीक है. कभी 2 नंबर में आ जाते हैं विद डेफिनेशन, कभी 3 नंबर में आ जाते हैं. तो इतना हमें पता होना चाहिए कि
ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और बॉयज और गर्ल्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी वजह से होते हैं, बॉडी में ऐसा क्या चेंज आता है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब होता है हार्मोन की वजह से, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हार्मोन। इस बात को हम लिख देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख दिया है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसकी वजह से हो रहे थे, ये हार्मोन के रिलीज होने की वजह से हो रहे थे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हार्मोन, ऐसा क्या है हार्मोन जो इतने सारे फीचर्स चेंज कर रहा है। क्योंकि इनिशियली बिफोर प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी कुछ चेंजेस नजर आते हैं दैट वर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हार्मोन है, इट इज नथिंग बट, अब डायरेक्ट हम हार्मोन की डेफिनेशन लिखें तो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस तो हार्मोन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बॉडी में केमिकल सब्सटेंस होता है। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये कहीं ना कहीं तो फॉर्म होगा ना, कहीं ना कहीं सिंथेसाइज होगा और कहीं ना कहीं ये फंक्शन भी करेगा। तो एक ग्लैंड होता है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसको आप मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी मैं इसको समझाऊंगी कि ये क्या होता है। एक ग्लैंड होता है जहां पे हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में अब ये हॉर्मोन्स कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ये भी एक हार्मोन ही है। ठीक है, तो अब इसका जो सिंथेसिस हो रहा है पूरी बॉडी पे काम करेगा ना, ये तो हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की ग्रोथ हो गई। तो अब ये अपनी टारगेट साइट पे जाएगा, मतलब जहां उसको काम करना है। तो इसका सिंथेसिस तो एक जगह हो रहा है पर इसका यूटिलाइजेशन कई जगह पे है, तो इसको वहां तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, अभी के लिए इतना समझो। और हार्मोन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही याद रखो, दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लैंड की तो देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, वन इज एंडोक्राइन एंड वन इज एक्सोक्राइन। इन दोनों में एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस ये है, they do not have duct and they have duct। अब ये डक्ट क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने लिख तो दिया है कि एक में डक्ट होती है एक में डक्ट नहीं होती है। तो ये डक्ट क्या है, एक पाइप को इमेजिन आप करो, जैसे कि जब आप गार्डन में पानी डालते हो ना तो पाइप के थ्रू डालते हो, है ना, या फिर आप नल खोल दो कि पानी अपने आप पूरे गार्डन में फैल जाएगा। ये दो तरीके हैं पानी देने के लिए। तो अब आप ऐसा इमेजिन करो कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो एक केमिकल बना रहे हैं, अब उस केमिकल को पहुंचाना है। ठीक है, अपनी टारगेट साइट पे जहां वो फंक्शन करेगा केमिकल, वहां तक उसको पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएगा, या तो पाइप के थ्रू पहुंचाएगा या फिर डायरेक्टली ऐसे ही, जैसे हम नल खोल देते ना, ऐसे ही वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा। अब ब्लड तो बहता रहता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। तो जहां जहां ब्लड जाएगा बॉडी के पार्ट में, वो हार्मोन अपने आप ब्लड के साथ चला जाएगा। तो ऐसा समझो, ये ऐसा ग्लैंड है जिसके पास ये डक्ट है। डक्ट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ पाइप जैसा आप स्ट्रक्चर इसको इमेजिन करो। ठीक है, तो ये कैसा ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और दूसरा जिसके पास डक्ट नहीं है वो कैसा है, एंडोक्राइन ग्लैंड।
देखो बच्चों, यहाँ पे जब डिफरेंस पूछा जाता है तो बच्चे उल्टा लिख देते हैं, तो आपको याद रखना है अच्छे से कि एक्सोक्राइन में डक्ट है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। अब इसके पास तो डक्ट है, तो ये तो अपना हार्मोन डायरेक्टली एक टारगेट साइट पे ले जा सकता है, ठीक है, उस डक्ट के थ्रू। इसके पास डक्ट नहीं है, तो ये अपना हार्मोन, अपना केमिकल कैसे रिलीज करेगा टू द टारगेट पॉइंट? तो ये क्या करता है, अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देता है, ठीक है, और ब्लड के थ्रू वो टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। तो इस चीज को हम लिख लें। ठीक है, तो ये बात भी हमने लिख ली है कि इनके पास में डक्ट नहीं है, तो दे डायरेक्टली रिलीज देयर हार्मोन इनटू ब्लड, ब्लड में अपना हार्मोन डाल देते हैं। तो बच्चों, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब यही हार्मोन्स हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होना शुरू होते हैं। ठीक है, ग्लैंड तो हमारे अंदर पहले से होते हैं, बट इनमें हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है। बट जब हम 12 से 13 साल की एज में आते हैं तो ये हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और इनका रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करना। तो अब आपको समझ में आया कि जितने भी चेंजेस के बारे में हमने बात की वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो हो रहे हैं इन हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, अब एक हार्मोन तो इतने सारे काम नहीं करवाएगा ना, तो हर एक पर्टिकुलर काम के लिए कुछ हार्मोन्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है। अब हम सबसे पहले हार्मोन्स की बात कर लेते हैं इन मेल्स। ठीक है, मेल्स में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो आपको एक ही नाम याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, ये नाम याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट बच्चों आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। 2-4 बार इसकी स्पेलिंग लिख के देख लेना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, इट इज ए हार्मोन, मेल हार्मोन है। इट इज फॉर्म्ड बाय टेस्टीज, एंड टेस्टीज तो आपको पता है इट इज द सेक्स ऑर्गन इन बॉयज। ये हम बात कर चुके हैं, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी बात कर चुके हैं और थोड़ी देर पहले भी हमने इसकी बात की थी। ठीक है, तो टेस्टीज में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन का। ये एक हार्मोन है। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये जो हार्मोन है, इसी की वजह से ये जितने भी चेंजेस आ रहे थे बॉयज में, ये सब के सब किसकी वजह से थे? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस हार्मोन is responsible for secondary sexual characters in males। ठीक है, तो जितने भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी ये चेंजेस आ रहे थे, किसकी वजह से थे? ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से थे। ठीक है, बॉयज में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट गर्ल्स, अब जो गर्ल्स में जो चेंजेस थे वो किसकी वजह से थे? वो थे ईस्ट्रोजन। ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में क्या है? ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन बोलते हैं हम इसको। ये क्या है? एक हार्मोन है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरी। ठीक है, मेल्स में टेस्टीज होती हैं, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो टेस्टीज टी से स्टार्ट होती है, तो इसका हार्मोन भी देखो टी से स्टार्ट होता है। ये याद रखने का एक तरीका बता रही हूं कि टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? टेस्टीज। ठीक है, कहां फॉर्म होता है? टेस्टीज में। ऐसे ही ईस्ट्रोजन कहां फॉर्म हो रहा है? ओवरीज में। ठीक है, और ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर में, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, या येस नो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो उनमें बहुत हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है, अब इसका भी कुछ फंक्शन होगा ना। दिस हार्मोन
is responsible for secondary sexual कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये बात तो सेम ही है कि दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, वो रेस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर है अब आपको। अब एक चीज हमें समझनी है कि ये दो हार्मोन अपना फंक्शन तो कर रहे हैं मेल एंड फीमेल्स में, इनको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए ना। कौन कंट्रोल करेगा कि कितना हार्मोन बनना है, कितना हार्मोन सिंथेसाइज होना है, कितना रिलीज होना है, कितने टाइम पीरियड के लिए होना है, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करेगा। रेगुलेशन का मतलब समझते हो, कौन उस पर चेक रखेगा, कौन उस पर नजर रखेगा। तो ये जितने भी हार्मोन्स हम बात कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक और हार्मोन, एक और ग्लैंड की बात करेंगे हम, जो जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि वो बाकी सारे जो ग्लैंड हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उन पे नजर रखता है। ठीक है, उसी से पता चलता है कि कितना हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करेगा। आपकी लैंग्वेज में अभी आप इतना ही समझो। ठीक है, तो अभी आप देखो, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखो, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। वो डायग्राम क्या कह रहा है, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हॉर्मोन्स, ठीक है, वो स्टिमुलेट कर रहा है टेस्टिस एंड ओवरीज को। ठीक है, टू रिलीज ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब आप ये समझो कि एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो स्टिमुलेट कर रहा है ओवरी एंड टेस्टिस को टू रिलीज द पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करेंगे, रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि हमने बात की थी दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन है तो दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डक्ट, तो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हार्मोन डाल देंगे और टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा वो हार्मोन। ठीक है, अब जैसे ही वो टारगेट साइट पे पहुंचेगा, इट विल स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, और उसी को हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आई इतनी बात? ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको, ये समझ में आया? अब देखो, जो बात हमने कही थी वो हमने लिख दी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, किसको कंट्रोल कर रहा है, टेस्टिस एंड ओवरीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख दें, इट इज ए मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड, और हम इसको लिख भी लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड regulates the secretion of testosterone and estrogen। ठीक है, यही बात हमने कही थी और यही बात हमने लिख ली है। मीनिंग समझ में आया इस बात का कि कैसे ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है, कौन सा ग्लैंड है जो इनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी हार्मोन्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहां तक ये चैप्टर क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, दैट इज Now we'll discuss the reproductive phase of life in humans। इसका मीनिंग क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी लाइफ में एक फेज है, एक टाइम पीरियड है, किसका? रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है वो। ठीक है, मतलब यही टाइम पीरियड है तब पर्सन की एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, मेल एंड फीमेल। हम एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम फीमेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि हमने प्यूबर्टी के बारे में बात की है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट प्यूबर्टी दैट इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 12 और 13। 12 और 13 की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, उसके साथ में कुछ चेंजेस भी स्टार्ट हुए, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स में कुछ चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, और हमने वहीं पे हार्मोन्स का रोल भी डिस्कस किया है कि कुछ हार्मोन्स का
फॉर्मेशन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया था इन टेस्टिस एंड इन ओवरीज। दे वर कॉल्ड सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे इवेंट्स एक पर्टिकुलर एज में होते हैं, ठीक है, और वो एज क्या होती है 12 to 13 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूबर्टी। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। इन गर्ल्स द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम 12 to 13। ये जस्ट हमने बात की है कि 12 to 13 की जो एज है दैट इज प्यूबर्टी। यहाँ पे तो स्टार्ट होती है बट ये एज खत्म कब होती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फेज है इट एंड्स एट द एज ऑफ 45 to 50, मतलब 45 से 50 की साल तक एज तक ये खत्म हो जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो ना कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होके मैक्सिमम 50 इयर्स ऑफ एज तक रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। मीन्स द फीमेल इज कैपेबल टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फेज है उसका। अब होता क्या है, ये फेज कब शुरू होता है, प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी पे ये फेज शुरू होता है तो एग भी उसी वक्त रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ओवरी से एग का रिलीज होना कब शुरू होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है बच्चों, ये लाइन समझ में आई। एग बिगिंस टू मैच्योर ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एग का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हम ओवम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब भी सेम है, आप कंफ्यूज मत होना कि एग अलग है ओवम अलग है, दोनों एक ही चीज के नाम है, या तो आप एग बोलो या फिर आप ओवम बोलो, ठीक है। One ovum matures and releases from one of the ovaries once in about 28 or 30 days. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक ही ओवम, ठीक है, वन ओवम मैच्योर्स एट ए टाइम, एक बार में एक ही ओवम मैच्योर हो रहा है दोनों में से किसी भी एक ओवरी से, कितने टाइम पीरियड में, 28 to 30 डेज। इसको मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ लिख सकती हूँ। रफली हम देखें तो 28 से 30 दिन का पीरियड है, इसको मैंने 1 महीना लिख दिया, 1 मंथ। तो हम क्या कहेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में कि एवरी मंथ ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, कि हर मंथ एक एग रिलीज होता है। कैसा एग है वो, मैच्योर्ड एग है ना, और कहां से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम द ओवरी। इतनी बात समझ में आई, ओके। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जब ये एग रिलीज हो रहा है फ्रॉम द ओवरी, देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन द यूट्रस, यूट्रस में कुछ चेंजेस होंगे। बच्चों एक बार फिर से डायग्राम देख लो आप, एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ओवरीज दिखाई दे रही होंगी, फेलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही होगी, यूट्रस एंड यूट्रस की लाइनिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी। दैट लाइनिंग, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद की कहानी चल रही है अब ये सब कुछ। तो क्या होता है इसमें, द यूट्रस बिकम थिक टू रिसीव द एग, मतलब यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है। इफ इट इज फर्टिलाइज्ड तभी ये सारी प्रोसेस हो रही है, कि मतलब किसी काम के लिए हो रही नहीं ये प्रोसेस, कि एग का इम्प्लांटेशन होगा इफ इट इज फर्टिलाइज्ड। ये सारी प्रोसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, है ना, पढ़ा है ना हमने कि कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, उसी प्रोसेस को तो फर्टिलाइजेशन कहा था हमने। और हमने ये बात भी की थी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, कि अब वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट करता है। तो उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर होना पड़ता है कि लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, वहां पे ब्लड वेसल्स डेवलप होंगी, क्योंकि बाद में यही जो जाइगोट है ना, जो फर्टिलाइज्ड एग है, यही तो बाद में एम्ब्रियो और बेबी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। अब अगर इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, मतलब प्रेगनेंसी विल स्टार्ट दिस, है ना, ये पीरियड क्या हो जाएगा कि ये प्रेगनेंसी का पीरियड हो गया है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो भी कुछ चेंजेस होंगे। तो अब हम उन चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। ये तो एक केस पढ़ा है हमने कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होंगे। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, इफ द एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, तब क्या चेंजेस नोट डाउन करेंगे। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, then the lining of uterus will break down and it will lead
टू ब्लीडिंग। ठीक है, ये दूसरा केस है। अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो जो यूट्रस की लाइनिंग स्ट्रांग होनी शुरू हुई थी ना, थिक होनी स्टार्ट हुई थी, बिकॉज इट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेगनेंसी, बट फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, अब उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने बात की थी उस यूट्रस की लाइनिंग में ब्लड वेसल्स भी हैं और वहीं पे जो एग है उसका इम्प्लांटेशन भी होना था, बट ये सारी प्रोसेस अभी कैंसिल हो गई है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो अब ये सारी चीजें ब्रेक डाउन हो जाएंगी, है ना, वो ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन करेंगी, जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन करेंगी, और साथ ही में जो ओवा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से, एंड दिस विल कॉज ब्लीडिंग, और इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, एंड दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। दिस ब्लीडिंग is known as menstruation। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब आपको एक और डाउट आ रहा होगा जिसको कि हम क्लियर करते हैं। हमने बात की थी कि इन 28 डेज टू 30 डेज के टाइम पीरियड में एक एग रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो अब वो जो एग रिलीज हो रहा है तब तक यूट्रस प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, है ना, उसकी लाइनिंग थिक हो रही है, लेकिन जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है एग, तो ये सारी चीजें ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग वाला जो पीरियड है ये भी कब हो रहा है, ये भी वंस इन ए मंथ हो रहा है, महीने में एक बार। ठीक है, 28 डेज टू 30 डेज के बीच में ये साइकिल रिपीट होती है, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हुआ, दैट इज द एज ऑफ 13-14। ठीक है, ये वेरी करता है 12 से लेकर 13-14 तक, उसको भी हम एक टर्म देते हैं, दैट इज मेनार्क। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है इट विल बी कॉल्ड एज मेनार्क। ठीक है, ये तो फर्स्ट की बात कर रहे थे। जब हमने लास्ट की बात की थी, दैट इज द एज ऑफ 45 to 50, उसके लिए भी एक टर्म है। ठीक है, दैट विल बी नोन द लास्ट पीरियड और लास्ट मेंस्ट्रुएशन। अब जो लास्ट है ना, एट द एज ऑफ 45 और 50, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट स्टॉप होने लगती है, तो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन है दैट विल बी नोन एज मेनोपॉज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पॉज मतलब कोई चीज रुक जाना, स्टॉप हो जाना, है ना। हम बोलते हैं तो बीच में पॉज देते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो ये कंप्लीटली स्टॉप हो रही है कौन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये कहलाएगी मेनोपॉज। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली है कि कहां से चीजों की स्टार्टिंग हो रही है, फ्रॉम द प्यूबर्टी टू द टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, अब अगर यही बात हम बॉयज की करें, ठीक है, तो बॉयज हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू सिंथेसाइज द स्पर्म थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये लाइन आप लिख लो बस, बॉयज कैन प्रोड्यूस, बॉयज की जगह हम मेल्स लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया मेल्स एंड फीमेल्स में, कि मेल्स की जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एक पर्टिकुलर फेज है, कि वो 13 ईयर से स्टार्ट होके वो मैक्सिमम 15 ईयर्स ऑफ एज में ये खत्म हो जाता है। एग प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी आप ऐसा कह सकते हो कि खत्म हो जाती है एट द एज ऑफ 50, बट मेल्स में ऐसा नहीं है, दे कैन सिंथेसाइज द स्पर्म, दैट इज टेस्टीज कैन सिंथेसाइज द स्पर्म थ्रू आउट देयर लाइफ। इतना समझ में आया बच्चों? आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।